गुड इवनिंग गाइस। हम देखते हैं आगे। लेट अस मूव टू अनदर टॉपिक। एवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कल्चर। कैसे इंडियन कल्चर की एवोल्यूशन हुई। पहले प्री हिस्टोरिक कल्चर आया, इसमें पैलेलिथिक पीरियड आया, फिर उसके बाद मेसोलिथिक पीरियड आया, फिर नियोलिथिक पीरियड आया। अलग अलग पीरियड अलग अलग इनकी हमने कैटेगराइज इनकी बेसिस पे की है। हमने टूल कल्चर के स्टोन टूल के बेसिस पे कल्चर की इनकी कैटेगराइजेशन की है। मटेरियल रिमेन्स के बेसिस पे इनकी कैटेगराइजेशन की है। और जो हमें मटेरियल रिमेन्स मिले वो किस पीरियड के हैं उनकी बेसिस पे इनकी कैटेगराइजेशन की हुई है। तो पैलेलिथिक इन 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 तीनों पैलेलिथिक पीरियड और मेसोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड इन 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 पीरियड्स में स्टोन का इस्तेमाल हुआ करता था। तो हम इनमें क्रूड जो होता है ना स्टोन, क्रूड कोर कोर स्टोन का इस्तेमाल हुआ करता था। इसमें हंटिंग गैदरिंग के लिए वो इस्तेमाल करते थे। फिर मेसोलिथिक पीरियड आया। मेसोलिथिक पीरियड में टूल्स जो है वो उनका साइजेस जो है वो कंपैरेटिवली कम हो गया। वो कोर टूल को निकाल के उसको फिर उसको हिट करके हैमर के साथ स्टोन के साथ हिट करके उसको फिर उसकी फ्लेक्स निकाल के उसको एक नया टूल का शेप दिया जाता था। उसको हम मेसोलिथिक पीरियड में उसको इस्तेमाल करते थे। फिर उसके बाद आता है नियोलिथिक पीरियड। नियोलिथिक पीरियड में टूल्स क्या हुआ, ब्लेड की फॉर्म्स में टूल्स का इस्तेमाल होने लगा, कंपोजिट टूल्स का इस्तेमाल होने लगा। मीन्स जो टूल्स को तैयार करते थे, पहले स्टोन के टूल्स को तैयार करते थे, उसको फ्लेक करते थे, उसको फिर अटैच करते थे हैमर के साथ। तो इसके इसके करने से वो टूल्स को तैयार करते थे। और उसके बाद क्या करते थे, वो हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे और अपना सर्वाइवल उस टाइम पे करते थे। तो ये चीजें मेसोलिथिक पीरियड में आती हैं, मेसोलिथिक पीरियड में आती हैं और नियोलिथिक पीरियड में आती हैं। अब जो अगर लोअर पैलेथिक पीरियड है, इनके अगर साइट्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो सोन वैली है, एक साइट है लोअर पैलेथिक पीरियड की। भीमबेटका लोअर पैलेथिक पीरियड की साइट है। इडवाना लोअर पैलेथिक पीरियड की साइट है। कुलियाना, मद्रासियन कल्चर, ठीक है, ये सारे लोअर पैलेथिक पीरियड के साइट्स हैं। ठीक है, उसके बाद जब मिडिल पैलेथिक पीरियड में आते हैं तो मिडिल पैलेथिक पीरियड में नेवाशियन कल्चर प्रेवलेंट था उस टाइम मिडिल पैलेथिक पीरियड में। तो हम करते हैं, तो इनका हम देखिए भीम वैली आ गई, भीमबेटका आ गया, सोन वैली आ गई, निवासियन कल्चर आ गया। तो उसके बाद अपर पैलेथिक एज, अपर पैलेथिक एज में बेरन वैली आती है, बेरन वैली आती है। ठीक है, उसके बाद भीमबेटका है, वो भी अपर पैलेथिक साइड है। ठीक है, रेनीगुंडा है, अपर पैलेथिक साइड है। मुचतला, चिंतामणि, गवी, ये भी अपर पैलेथिक टाइल्स है, टूल्स है। तो ये अपर पैलेथिक साइट्स जो है वो इनके बारे में। तो यहाँ पे जो लोअर पैलेथिक पीरियड के मिडिल पैलेथिक पीरियड के अपर पैलेथिक पीरियड में हमें मटेरियल टूल्स मिलते हैं, स्टोन टूल्स मिलते हैं। तो इन जगह से मिलते हैं। तो उस टाइम पे जो रहन सहन था वो नोमैटिक थी, उनका नोमैटिज्म था उनमें। और वो कोई रेक के शेल्टर थी उस टाइम पे और पेंटिंग करते थे उस टाइम पे, हल्की फुल्की पेंटिंग। तो उसके बाद देन बेलन वैली, आप याद रखें, बेलन वैली हो गया, भीमबेटका हो गया, चिंतामणि देवी हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद सोन वैली हो गया। ठीक है, तो डिडवाना हो गया। ये सारी पैलेolithic पीरियड की साइट्स हैं। उसके बाद आते हैं हम मेसोलिथिक पीरियड में। मेसोलिथिक पीरियड में देखो भीमबेटका है, भीमबेटका है, आदमगढ़ है, ये ठीक है। और उसके बाद है बगोर है, तिलवाड़ा है, लंजनाथ है, ये मिडिल पैलेolithic मेसोलिथिक पीरियड की साइट्स है। भीमबेटका है, ठीक है, भीमबेटका डिडवाना है, फिर आदमगढ़ है, ठीक है, आदमगढ़ है, फिर बगोर है, लंजनाथ है, तिलवाड़ा है। फिर सराई नहर, सराई नहर राई, मरहाना पहाड़, चुपानी मैंडो, ये मेसोलिथिक पीरियड के। उसके बाद फिर इंडियन, उसके बाद फिर आ जाता है नियोलिथिक कल्चर। अब नियोलिथिक कल्चर हम बात करें इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन का कैसे एवोल्यूशन हुआ। ठीक है, तो उसमें आता है नियोलिथिक कल्चर, उसमें बेलन वैली आती है। ठीक है, बेलन वैली आती है, फिर आता है बुर्जुगम आता है ना, चीरान आता है, पिराना कल्चर आता है,
ठीक है, ये सारी जो है वो नियोलिथिक साइट्स है। ठीक है, मेहरगढ़ आता है, कोल्डी हवा, मेहरगढ़, बेलन वैली आता है, बुर्ज होम आता है। ठीक है, उसके बाद उसके बाद फिर आगे कॉपर का डिस्कवरी हो गया। उसके बाद फिर मिक्सचर का यूज, टूल्स, स्टोन के भी टूल बनते थे, कॉपर के भी टूल बनते थे। ठीक है, उसके बाद कैलोलिथिक एज आती है, इसको हम स्टोन कॉपर एज बोलते हैं। कैलोलिथिक एज को हम स्टोन कॉपर एज भी बोलते हैं, ज्यादा अपना आप लोग। आहार बानस जोन। ठीक है, तो ये सारे साइट्स हैं इनकी। तो उसके बाद हम चलते हैं इस पे कैलोलिथिक पीरियड के बाद फिर ब्रॉन्ज एज आती है। ब्रॉन्ज एज को हम बोलते हैं कॉपर और ब्रॉन्ज एज। कॉपर का भी इस्तेमाल होता था, ब्रॉन्ज एज का भी इस्तेमाल होता था। ठीक है, उसके बाद आयरन एज आती है। ठीक है, फिर आती है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन है, फिर इनकी फेसेस हैं डिफरेंट वैली सिविलाइजेशन के। अर्ली इंडस वैली सिविलाइजेशन की अर्ली हड़प्पन कल्चर में मैं बोलता अमरी नाल कल्चर था, फोर्ट डीजी था। अमरी नाल कल्चर था, कोट डीजी था, सोती सोदी सिसवाल कल्चर था। ठीक है, अर्ली हड़प्पन साइड। तो ग्रेनरीज थी वहां पे, अर्बन है ना। तो उनकी टाउन प्लानिंग बड़ी सही थी उनकी। इकोनॉमी उस टाइम पे ट्रेड था उनका दूसरे कंट्रीज के साथ। ठीक है ना, क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट का वो करते थे। ठीक है, फिर ठीक है, तो ये अगर हम फीचर्स की बात करें या मेजर इंडस वैली सिविलाइजेशंस की बात करें, हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, सुत्का जंडर है, चनहुदारो है, कालीबंगन है, लोथल है, बनावली है, डोलावीरा है। तो ये सारी साइट्स हैं। तो इनकी पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, सोशल लाइफ कैसी थी, एक रिलीजन था इनका। ठीक है, एक कस्टम्स था इनका, फनररी कस्टम्स था। तो वर्शिप करते थे, एनिमल्स की वर्शिप करते थे, मिथिकल एनिमल्स की वर्शिप करते थे, एक्चुअल एनिमल्स की भी वर्शिप करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, प्रैक्टिस ये ट्रेड एंड था इनका, क्राफ्ट इंडस्ट्रीज भी थी इनके टाइम में। ठीक है, ये सारा इनका फीचर्स है इंडस वैली सिविलाइजेशन के। अब थ्योरीज हैं, अलग अलग थ्योरीज हैं डिक्लाइन की। किसी ने कुछ कहा डिक्लाइन होगी, किसी ने कुछ कहा डिक्लाइन की थ्योरी, किसी डिक्लाइन की। उसको आता है पैलियो एंड एंथ्रोपोलॉजिकल पीसेस ऑफ एविडेंस फ्रॉम इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू शिवालिक एंड नर्मदा बेसिन। अब शिवालिक हिल से हमें जो फॉसिल रिमेन्स मिले हैं उनका नाम है हेमापिथिकस और शिवापिथिकस। और हमें जो नर्मदा बेसिन से हमें जो स्केलेटल रिमेन्स मिला है उसका नाम है नर्मदा मैन। तो ठीक है, तो शिवालिक हिल्स, तो यहाँ पे है ना, तो इनके तो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड के हमें रिमेन्स मिले हैं कहाँ पे, शिवालिक कल्चर में। कहाँ पे, शिवालिक कल्चर में। ठीक है, तो एक सोन वैली है, हमें पता है पैलियोलिथिक कल्चर है इसमें यहाँ पे। तो शिवालिक रीजन जो पाकिस्तान में है वहाँ पे मिला है हमें। तो जो जहाँ पे रहते थे उनका नाम था होमो इरेक्टस। ठीक है, नर्मदा बेसिन। अब नर्मदा बेसिन की स्टडी हुई तो इसका भी जोग्राफिकल इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, तो अब क्या है, ये रमापिथिकस जो है ना, ये मायोसिन इपोज से बिलोंग करते हैं। मायोसिन, हम इपोज मैंने बताए थे आपको 7 इपोज के नाम, तो उनमें से जो मायोसिन इपोज है वहां पे रमापिथिकस जो है वो इसी इपोज से बिलोंग करते हैं। होमिनिड थे ये। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट डिस्कवरी हुई थी तो क्या अपर जा हमें मिला है। ठीक है, अपर जास हमें मिले थे। तो उसका नाम सिमंड्स ने इसको डिस्कवर किया था। तो इनकी जो केनाइनिस थी वो डायस्टीमा जो था, गैप जो था केनाइनिस में एडजेसेंट में, या तो कम था या बिल्कुल ना के बराबर था। ठीक है ना, तो मोल्डर्स थी इनमें। तो मोल्डर्स में इनका कौन सा था, वाई वाई फाइव, वाई फाइव का सब पैटर्न था इनमें। ठीक है, मोल्डर्स में। और फेस एंड जास। ठीक है, तो फेशियल प्रोफाइल जो थी ऑर्थो गनेतस थी। ऑर्थो ऑर्थो नेतस थी फेशियल प्रोफाइल। ठीक है, तो ओके, उसके बाद हम चलते हैं आगे। इसके बाद ऐसे कईयों ने कहा कि रामापिथिकस जो है वो ह्यूमन एंसेस्टर्स हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ जॉ, टीथ की मॉर्फोलॉजी देखी तो कहा गया, किसी ने कहा कि ये ट्रांजिशन है एप से लेके ह्यूमन के बीच में। ठीक है ना, तो
अब ह्यूमन जा जो होता है वो पैराबोलिक होता है ना, हमारा जा जो होता है पैराबोलिक होता है, जा दिस इज पैराबोलिक, और रामापितिस का जो जा था वो वी शेप में था। ठीक है, उसके बाद देन आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं इस पे। ठीक है, तो जो रामापिथिकस हो गया, फिर देन कम्स सिमापिथिकस। सिमापिथिकस क्या है, ये भी मायोसिनी पोज से था। ठीक है ना, तो ये भी फॉसिल जो था प्राइमेट, ये भी उस पीरियड से है। तो स्पीसीज हमें तीन मिले, अलग अलग स्पीसीज मिले अलग अलग जगह से, है ना। तो टीथ्स मिले हमें, जास मिले हमें, नोज मिले, है ना। तो ऐसे लग रहा था कि ये इसके फीचर्स जो थे ओरांगुटन से मिल रहे थे। ठीक है, सिवापेथिकस के जो फीचर्स थे वो ओरांगुटन से मिल रहे थे। तो लेकिन जो सिवापेथिकस है, इसने एंथ्रोपोलॉजिकल पैलियो एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज में काफी कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, तो ये एप थे, तो 5 फुट लॉन्ग एप थे ये, है ना। तो अब इनसे जो हमारा जो बेसिकली जो इंडिया में जो डिस्कवरी हुई है फॉसिल्स की, उसको एक वर्ल्ड मैप पे लाके रख दिया। ठीक है, तो उसके बाद नर्मदा मैन की डिस्कवरी की थी अरुण सोनाकिया ने, अरुण सोनाकिया ने की थी, अरुण ठीक है, मध्य प्रदेश के हथनोरा विलेज में। ओके, तो ये आज से माना जा रहा है कि ये लोअर पैलेलिथिक पीरियड से था और मिडिल प्लेस्टोसीन से था। शिवापेथिकस रामापेथिकस मायोसीन पीरियड से थे। नर्मदा मैन जो था ये प्लिस्टोसीन पीरियड से था, मिडिल प्लिस्टोसीन पीरियड से था। तो इसका हमें मिला क्या, अपर पार्ट स्कल हमें मिला, इसका जास हमें मिले। ठीक है, तो ठीक है, बोन्स हमें मिले, ब्रोकन टूटे हुए बोन्स हमें मिले। तो डिबेट है कोई, तो ये जो डिस्कवरी थी ना, तो ये अफ्रीकन होमो इरेक्टस, अफ्रीका का जो होमो इरेक्टस था और एशियन का जो होमो इरेक्टस था, इसने कंटिन्यूटी दी और इसने लिंक सेटअप किया। जो एंसेस्टर लाइन थी ना इंडिया में, ह्यूमन डेवलपमेंट की जो लाइन थी, एंसेस्टर लाइन, उसको ये गैप को फिलअप किया। ठीक है, और इंडिया को वर्ल्ड जो फॉसिल मैप है वर्ल्ड का, उस पर इंडिया को लाके रख दिया। ठीक है, तो उसके बाद आता है एथनो आर्कियोलॉजी। एथनो आर्कियोलॉजी लेट अस कंटिन्यू विद दिस। इसके बाद क्या आएगा, जैसे हम बात करते हैं, जैसे इथनो आर्कियोलॉजी क्या होती है। इथनो आर्कियोलॉजी हमें हम क्या करते हैं, हम आज के कल्चर को स्टडी करते हैं और हम पुराने कल्चर को समझने की कोशिश करते हैं आज के कल्चर को स्टडी करके। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें इथनो आर्कियोलॉजी हम आज के कल्चर को कभी स्टडी करते हैं और हम इससे हम मटेरियल कल्चर को स्टडी कर पाते हैं। तो ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम एस्किमो ऑफ अलास्का, अलास्का के जो एस्किमो है वो क्या करते हैं, उनकी बुचरी प्रैक्टिसेस को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो वो उससे हम आज के प्रैक्टिसेस को स्टडी करके हम उनका पास्ट कल्चर हम उनका आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ओके, देन बुशमैन ऑफ कालाहारी डेजर्ट ऑफ साउथ अफ्रीका। ओके, देन इथनो आर्कियोलॉजी इन इंडिया। ओके, तो इथनो आर जैसे मोहनजोदारो की स्टडी करते हैं हम, या फिर ठीक है, तो जॉन मार्शल ने स्टडी की थी मोहनजोदारो की। एक एग्जांपल है इथनो आर्कियोलॉजी का। तो इथनो आर्कियोलॉजी का समझ आपको आ ही गया होगा। तो उसके बाद आता है इथनो आर्कियोलॉजी एज ए रिसर्च स्टडी। ठीक है, अब उसके बाद आता है इथनोग्राफी। इथनोग्राफी है सोर्स ऑफ इथनो आर्कियोलॉजिकल डेटा। ठीक है, इथनोग्राफी क्या है, तो हम इथनोग्राफी हम क्या करते हैं कि पर्टिकुलर कल्चर की हम डिटेल स्टडी जब करते हैं तो उसको बोलते हैं इथनोग्राफी। क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है
तो पर्टिकुलर कल्चरल ग्रुप की हम स्टडी करते हैं। जैसे मेलिनोस्की ने ट्रोबरियन आइलैंडर्स जो थे ना मेलानेशिया के, उनकी स्टडी की थी मेलिनोस्की ने। तो है ना, तो मेलिनोस्की ने बुक लिखी थी ऑर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक। ओके, कमिंग ऑफ एज इन सैमोआ। मार्गरेट मीड ने स्टडी की थी कमिंग ऑफ एज इन सैमोआ। तो मेलिनोस्की ने स्टडी की थी ट्रोबरियन आइलैंडर्स ऑफ मेलानेशिया। तो और इसने मार्गरेट मीड ने स्टडी की थी कमिंग ऑफ एज इन सैमोआ। तो ये सारी इथनोग्राफीज हैं। ओके, देन सर्वाइवल एंड पैरेलल। सर्वाइवल एंड पैरेलल हंटिंग में भी है, सर्वाइवल एंड पैरेलल फिशिंग में भी है, पेस्टोरल में भी है, टोडा कम्युनिटी है, वहाँ प्रैक्टिस वहाँ चलता है, वहाँ ये चीज़ हम बता सकते हैं। पीस एंड कम्युनिटीज है, उनमें हम ये बता सकते हैं। ऑनजिस कम्युनिटीज है ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो वो उनकी हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट में हम क्या होता है, असुर एंड कोल्हा। असुर एंड कोहला क्या है, आयरन स्मेल्टिंग टेक्निक के फेमस है। असुर और कोला दो। ओके, मैं महाली से फेमस फॉर बैम्बू क्राफ्ट। बिरहोर, बिरहोर किसके लिए है, रोप मेकिंग के लिए। बिरहोर याद रखना रोप मेकिंग के लिए है, और असुर है इसके लिए आयरन स्मेल्टिंग के लिए, बिरहोर है रोप मेकिंग के लिए। ओके, इस तरह से सर्वाइवल एंड पैरेलल को हम स्टडी कर पाते हैं। देन आगे हम चलते हैं एच एस रिस्ले की रेशियल क्लासिफिकेशन। अब एच एस रिस्ले ने जो देखिए, सबसे पहले अगर हम पढ़े तो हम क्या करते हैं, फेशियल फीचर्स के ऊपर, फिजिकल फीचर्स के ऊपर, रेशियल फीचर्स के ऊपर हम ह्यूमन पॉपुलेशन को क्लासीफाई करते हैं। तो जैसे अब हमारे इंडिया में प्रोटोस्टेरॉइड के भी स्ट्रेन्स हैं, ठीक है ना, प्रोटोस्टेरॉइड के भी स्ट्रेन्स आते हैं। ओके, तो ये हम इन चीज़ों को हम स्टडी कर पाते हैं। देन उसके बाद मंगोलॉइड, जो मंगोलॉइड है ना, वो क्या होते हैं, वो येलो स्किन होती है, उनकी स्किन कलर उनकी येलो होता है। अब जैसे जो नेग्रिटो है, उनकी स्किन की कलर ब्लैक होती है, ठीक है ना। मेडिटेरेनियन है, तो इनकी स्किन कलर लाइट ब्राउन होती है। अब प्रोटो एस्ट्रोनॉइड है, इनकी स्किन कलर डार्क ब्राउन होती है, ठीक है। तो ब्लैक होती है स्किन कलर, ये सारे हमारे इंडिया में है प्रेजेंट। अब जो रेशियल क्लासिफिकेशन हम एच एस रिस्ले की क्लासिफिकेशन है, बी एस गुहा की क्लासिफिकेशन है, एस एस सरकार की क्लासिफिकेशन है। तो हम तो एच एस रिस्ले ने क्या दी, इन्होंने इंडो आर्यन, इन्होंने टर्को ईरानियन करके क्लासीफाई किया, मंगोलोइड, द्राविडियन, द्राविडियन, देन ईरानो आर्यो द्राविडियन, then Mario Dravidian, Mongolo Dravidian, then Dravidian, then Skytho Dravidian करके दिया, Mongoloid करके एक क्लासिफिकेशन की, इंडो आर्यन करके, टर्को ईरानियन। तो ये क्लासिफिकेशन थी रिस्ले की। तो अब उसके बाद गोहा की क्लासिफिकेशन है। गोहा ने क्या किया, नेग्रेटो इनको क्लासिफाई किया ह्यूमन रेसेस को नेग्रेटो में, प्रोटो एस्ट्रोलॉइड में, ठीक है, और मंगोलॉइड में, नॉर्डिक्स में, मेडिटेरेनियन में, वेस्टर्न ब्राचियोसेफेलिक्स में, ठीक है। मेडिटेरेनियन, नॉर्डिक, नेग्रिटो, वेस्टर्न ब्राचियोसेफेलिक्स। नेग्रिटो है ना, तो मंगोलॉइड है, वेस्टर्न ब्राचियोसेफेलिक्स है। ये सारी इन्होंने क्लासिफिकेशन की थी गुहा ने। उसके बाद एस एस सरकार क्लासिफिकेशन है। एस एस सरकार में क्या, एस्ट्रोलॉइड है, इंडो आर्यन है, ठीक है। एस्ट्रोलॉइड आ गया, इंडो आर्यन आ गया, ईरानो स्काइथियन, मुंदरी स्पीकर्स, फार ईस्टर्न, देन मंगोलियन, मंगोलियन, इन्होंने भी क्लासिफिकेशन की। तो उसके बाद लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स हैं इंडियन पॉपुलेशन में, कौन कौन से हैं लिंग्विस्टिक एलिमेंट। तो इंडिया इंडिया तो 2000 सेंसस के 2011 सेंसस के मुताबिक दो टोटल जो लैंग्वेजेस हैं
वो 121 है। कितनी लैंग्वेजेस है? 121 है। तो जो 121 लैंग्वेज जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो कुछ लैंग्वेजेस एट्थ शेड्यूल में है, 22 लैंग्वेजेस एट्थ शेड्यूल में है। कुछ लैंग्वेजेस ऐसे हैं जो कि नहीं है एट्थ शेड्यूल में। ठीक है। तो 22 लैंग्वेजेस है एट्थ शेड्यूल में। तो क्या हुआ कि अब जैसे बात हम करते हैं, तो एलपी विद्यार्थी और वीके राय, एलपी विद्यार्थी और वीके राय ने क्या किया, द बुक थी इनकी ट्राइबल कल्चर ऑफ इंडिया। उनकी एक बुक थी द ट्राइबल कल्चर ऑफ इंडिया। उसमें क्या किया, क्लासिफिकेशन सिस्टम दी इंडियन ट्राइब्स की 4 लैंग्वेज फैमिलीज में। तो इंडो यूरोपियन फैमिली, इंडो यूरोपियन फैमिली, द्राविडियन फैमिली, ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली, तिब्बतो चाइनीज लैंग्वेज फैमिली, इनमें उन्होंने डिवाइड किया। तो ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली, तिब्बतो तिब्बतो चाइनीज लैंग्वेज फैमिली, देन ऑस्ट्रो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली, जिसको हम आर्यन भी बोलते हैं, द्राविडियन लैंग्वेज फैमिली, द्राविडियन भी बोलते हैं, और बर्मा, तिब्बतो चाइनीज फैमिली, देन ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली। ठीक है। अब ऑस्ट्रो एशियाटिक जो लैंग्वेज फैमिली है वो ट्राइब से, संतल, मुंडा हो, ये स्पीक करते हैं। ठीक है। इंडो यूरोपियन में आ गया, इंडो आर्यन में पंजाबी, सिंधी, राजस्थानी। सिनो तिब्बतन में आ गया जो ऐसे कन्नौरी हो गया, लद्दाखी हो गया। ओके। तो अब अगर हम बात करें ट्रेडिशनल इंडियन सोशल सिस्टम की, आश्रमास आते हैं, वर्ण आश्रम, है ना, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, गृहस्थ, वनप्रस्थ, संन्यास। पहला होता है स्टूडेंट लाइफ, दूसरा होता है स्टेज ऑफ हाउस कीपर, वनप्रस्थ होता है फिलोसोफिक रिक्ल्यूज, चौथा होता है संन्यास, फिलोसोफिक रिक्ल्यूज। तो इंडियन ट्रेडिशनल सोशल सिस्टम जो है ना, तो वर्णाश्रम एक सिस्टम है सोशल ऑर्गेनाइजेशन का इन द ट्रेडिशनल सोशल सिस्टम। तो उसके बाद हमारे पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो ये पुरुषार्थ है, 4 पुरुषार्थ है। 4 वर्णाश्रम है, 4 वर्णास है, 4 डिफरेंट क्लासेस है, चतुर्वर्णास है, 4 स्टेजेस ऑफ मैन है। ठीक है ना, 4 डिफरेंट क्लासेस है। चतुर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है। तो ये आ गया वर्णाश्रम आ गया। ठीक है। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो ये सारा है पुरुषार्थ है। और वर्णाश्रम, वर्ण आश्रम क्या है? चतुर्वर्ण है और आश्रम से। वर्ण आश्रम मतलब वर्ण सिस्टम है, और आश्रम इज इक्वल टू वर्णाश्रम। ठीक है। तो उसके बाद तो 4 हायरार्कीज है। ठीक है। वर्णा है, वर्ण है, फिर गुना है, पुरुषार्थ है, आश्रम है। आश्रम हो गया, पुरुषार्थ हो गया, वर्ण हो गया एंड गुना हो गया। ट्रेडिशनल सोशल सिस्टम में इन्होंने 4 चीजों को बताया: धर्म, कर्म, काम, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पुरुषार्थ है, आश्रम है। ठीक है। कर्म त्रिवर्ग, कर्म, ऋणा एंड रिवर्थ, फिलोसॉफी ऑफ कर्म। ऋणा, ऋणा, कर्म, ऋणा
गुरु ऋण आता है, इसमें देव ऋण आता है, ऋषि ऋण आता है। ऋण, कर्म, बर्थ, रिबर्थ, आश्रम, ब्रह्मचार्य आश्रम, स्टूडेंट लाइफ, मैरिज लाइफ, वानप्रस्थ, फिलोसॉफिकल रिक्लूजन, संन्यास। ठीक है, 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ऋणा है, ऋषि ऋणा है, पितृ ऋणा है, गुरु ऋणा है, गुरु ऋणा है, देव ऋणा है, पितृ ऋणा है। ठीक है, तो कास्ट सिस्टम की बात करें। कास्ट सिस्टम, स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट। कास्ट बेसिकली क्या है? एक सोशल, एक स्ट्रैटिफिकेशन है बेसिकली। ठीक है ना? तो वर्ण मॉडल्स है कास्ट के, और जाति है। ओके गाइस, देन मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। व्हाट इज अ कास्ट? कास्ट को हम क्या बोलते हैं? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है कास्ट का। ठीक है ना? तो इसमें कास्ट एक एंडोगामी भी है ना? तो वरना दो मॉडल है कास्ट के। वरना क्या रिप्रेजेंट करता है? बुक। वाई जाति रिप्रेजेंट्स द फील्ड व्यू ऑफ कास्ट। एक बुक व्यू है और फील्ड व्यू। एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। एक कास्ट क्या है? एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, एक हिरार्की है, जिसमें हम क्या करते हैं? हम स्टेटस जो है ना इंडिविजुअल का, वो डिटरमाइन करते हैं या बर्थ से या डिसेंट से। स्टेटमेंट है बर्थ एंड डिसेंट। बर्थ से, अगर वो ब्राह्मण फैमिली में हुआ ब्राह्मण, अगर वो क्षत्रिय फैमिली में होगा तो उसको क्षत्रिय बोला जाएगा, है ना? तो ये कहा है तो कास्ट का। अब कास्ट बेसिकली क्या है? 6 फीचर्स है इंडियन कास्ट सिस्टम। डिवीजन है सोसाइटी की। तो सोशल एंड रिलीजियस हिरार्की, बेसिकली रिलीजियस हिरार्की भी है, सोशल हिरार्की भी है। ओके, तो जैसे हिरार्की विद ब्राह्मण एट टॉप एंड शूद्र एट बॉटम is becoming debatable with today's focus on rights and freedom. Fixed occupation, कास्ट का ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है। ठीक है, अब ओरिजिन ऑफ कास्ट। एक तो ट्रेडिशनल थ्योरीज है ओरिजिन की। ठीक है, उसके बाद रेशियल थ्योरीज है। रेशियल थ्योरी कहते हैं कि रेस के साथ है। जो जो कास्ट सिस्टम है, जो अपर कास्ट के हैं वो गोरे हैं, जो लोअर कास्ट के हैं वो काले हैं। पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी है कि ये कास्ट जो है वो ब्राह्मण के द्वारा बनाई हुई है। ऑक्यूपेशनल थ्योरी कहता है कि जो सिस्टम ऑफ जो हायरार्की ऑक्यूपेशन की, काम क्या करते हैं उसके बेस पे स्ट्रैटिफिकेशन की हुई है, उसके बेसिस पे कास्ट की डिवीजन की हुई है। डिफरेंट डिविजन है कास्ट की। ओके, तो अब कास्ट सिस्टम इन इंडिया, अब देखें तो डोमिनेंट कास्ट क्या है? डोमिनेंट कास्ट किसने दिया था? एम.एन. श्रीनिवासन ने दिया था ये। ठीक है, तो श्रीनिवासन ने ये कास्ट कहाँ डेवलप किया था? इन्होंने रामपुरा विलेज स्टडी किया था। वो कहाँ पे है? मैसूर सिटी के पास में एक गांव है कर्नाटका में। कर्नाटका में गांव है, वहाँ पे स्टडी किया। तो उन्होंने कहा कि एक तो इनकी पॉपुलेशन बड़ी ज़्यादा होती है, इनकी इनके पास लैंड बड़ी ज़्यादा होती है, और इनका पॉलिटिक्स में भी जो पार्टिसिपेशन करते हैं, और इनका जो है कास्ट में जो हाई प्लेस होता है इनका। ठीक है, मेरिकल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है। तो ये प्रैक्टिस है डोमिनेंट कास्ट की। तो उसके बाद कास्ट मोबिलिटी आता है। कास्ट मोबिलिटी, अपर कास्ट, अपर मोबिलिटी है, डाउनवर्ड मोबिलिटी भी है, चल रही है। ठीक है, तो जजमानी सिस्टम। अब जजमानी क्या है? नेटवर्क है जजमान के बीच में।
एक सेवा करने वाले हैं, एक सेवा को प्राप्त करने वाले हैं। जो सेवा करते हैं वो उनको काबिज कहा जाता है, जिनकी सेवा की जाती है वो जजमान कहा जाता है। जजमान के पास लैंड होती है, वो लैंड फूड भी पाते हैं, एग्रीकल्चर जमींदार लोग होते हैं वो फूड देते हैं उनको, और जो बाकी है काबिल वो उनको सेवा प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो WH वाइजर ने स्टडी किया था द हिंदू जजमानी सिस्टम, ये सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम है ये। तो मेंबर इंटरेक्ट कर रहे हैं एक कोई भी सर्विस को लेकर। ठीक है, लोअर कास्ट के लोग हैं, हम कह सकते हैं कामिल्स भी बोल सकते हैं, सर्विंग कास्ट और कामिल्स, द कास्ट ऑर्डर पर जजमान। तो ये आ गया जजमान सिस्टम। उसके बाद ट्राइबल कास्ट कॉन्टिन्यूम है। ट्राइबल कास्ट कॉन्टिन्यूम की बात हम करें तो ये स्टडी किया था FG। ठीक है। ट्राइबल कास्ट कॉन्टिन्यूम की बात अगर हम करें तो ट्राइबल कास्ट कॉन्टिन्यूम बेसिकली ये क्या था, ट्राइब पौंध और ओरिया ने स्टडी किया था, जो कि इग्लिटेरियन ट्राइब है। उनमें कास्ट के फीचर्स हैं और ट्राइब के फीचर्स हैं। तो FG बिली ने स्टडी किया था, जिसमें फर्स्ट आइडेंटिफाई किया था ट्राइबल कास्ट कॉन्टिन्यूम के बारे में। और ये रॉबर्ट रेडफील्ड ने स्टडी किया था फॉक अर्बन कॉन्टिन्यूम को, एंड इज वर्क द फॉक कल्चर ऑफ युकाटन। अब सैक्रेड कम्प्लेक्स है, सैक्रेड कम्प्लेक्स LP विद्यार्थी ने दिया। तो सैक्रेड ज्योग्राफी आती है इसमें, सैक्रेड स्पेशलिस्ट होते हैं, सैक्रेड परफॉर्मेंसेस होती हैं। तो LP विद्यार्थी ने कम्प्लेक्स डिफाइन किया था, सैक्रेड कम्प्लेक्स ऑफ हिंदू ज्ञान। सैक्रेड कम्प्लेक्स है ना हिंदू ज्ञान, उसको कहा था इसमें ज्योग्राफी भी है, इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था। यहाँ पे सैक्रेड परफॉर्मेंसेस होती है, सैक्रेड ज्योग्राफी है, और सैक्रेड स्पेशलिस्ट है यहाँ पे जो पंडित सेवा। ठीक है। उसके बाद आता है नेचर मैन स्पिरिट कम्प्लेक्स, गोसाइयाँ है। LP विद्यार्थी ने स्टडी किया नेचर मैन कम्प्लेक्स, नेचर मैन स्पिरिट कम्प्लेक्स द मेलर में स्टडी किया था इन्होंने। ठीक है। तो गोसाइयाँ जिसको मानते हैं, शिफ्टिंग करते हैं, प्रैक्टिस कल्टीवेशन करते हैं। नेचर क्या है, वो अपना फूड पे डिपेंडेंट है। मैन क्या है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। स्पिरिट क्या है, सुपर ह्यूमन है। तो नेचर मैन स्पिरिट कम्प्लेक्स। उसके बाद आता है बुद्धिज्म का क्या इम्पैक्ट पड़ा, जैनिज्म का क्या इम्पैक्ट पड़ा, इस्लाम का क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्रिश्चियनिटी का क्या इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है ना। बुद्धिज्म अहिंसा पे बिलीव करता था, कास्ट के अगेंस्ट था। जैनिज्म भी कास्ट के अगेंस्ट था। इस्लाम पे भी कास्ट सिस्टम था। तो इस्लाम इक्वालिटी पे बिलीव करता था। क्रिश्चियनिटी ने एजुकेशन को प्रमोट किया, क्रिश्चियन मिशनरीज आए इंडिया में। तो इस तरह से इन्होंने इम्पैक्ट किया, बुद्धिज्म का पार्ट पढ़ाया, है ना। तो ये चीजें आती हैं सारी इसमें। सोशल लाइफ पे इम्पैक्ट किया, इकोनॉमिक लाइफ पे इम्पैक्ट किया, पॉलिटिकल लाइफ में इम्पैक्ट किया, रिलीजियस लाइफ में इम्पैक्ट किया, लैंग्वेज एंड एजुकेशन में इम्पैक्ट किया, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में इम्पैक्ट किया। सोशल लाइफ में इम्पैक्ट करते हैं, इकोनॉमिक लाइफ में इम्पैक्ट करते हैं, आर्ट एंड कल्चर में इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है। तो इन्होंने इम्पैक्ट किया। अब इस्लाम क्या है, सेकंड जो बिगेस्ट रिलीजन है मैनकाइंड, इस्लाम इज द सेकंड बिगेस्ट रिलीजन ऑफ ह्यूमनकाइंड। तो कन्वर्ट्स हो गए, जिन्होंने कन्वर्ट कुछ हिंदू से कन्वर्ट हो गए, मुस्लिम से। जो ब्राह्मण थे वो सैयद बन गए, जो राजपूत थे वो मर्ज हो गए मुगल्स में, शेख्स में एंड पठान में। सैयद थे और मुगल्स थे, शेख्स थे और पठान्स थे। ठीक है ना। ऑक्यूपेशनल कास्ट जैसे नाई थे, दुनिया थे, कुम्हार थे, तेली थे, ये भी वहाँ कन्वर्ट हो गए। तो
कास्ट लाइक डिवीजन है मुस्लिम्स में। ईविल ऑफ फीमेल इन्वेंटिसाइड, कंडम किया फीमेल इन्वेंटिसाइड, वुमेन के स्टेटस को इंप्रूव करने के लिए बोला इन्होंने। इन्होंने कहा कि मुस्लिम न्यूमरस टाउन्स बिल्ड किए, सिटीज बिल्ड किए इन्होंने। पॉलिटिकल लाइफ, इन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिफाइड सिंगल सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में सेटअप किया इस्लाम ने, ठीक है ना। यूनिफाइड लीगल सिस्टम सेटअप किया, फोर्टिफिकेशन की इन्होंने इस्लाम में, पॉलिटिकल लाइफ ना, ये सब बड़ा कुछ किया इन्होंने। उसके बाद फीमेल इन्वेंटिसाइड की। अब क्रिश्चियनिटी ने क्या किया, सोशल लाइफ में इम्पैक्ट किया, इकोनॉमिक लाइफ में इम्पैक्ट किया। ब्रिटिशर्स जो आए उन्होंने टेक्नोलॉजी मॉडिफाई की, एग्रीकल्चर लाया इंडिया में, उन्होंने सेटअप किया, डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम सेटअप किया। क्रिश्चियनिटी मटेरियलिज्म में बिलीव करती है, नारायण, उन्होंने डाइल्यूट किया स्पिरिचुअलिज्म को, डाइल्यूट किया इंडियंस में। लैंग्वेज में इम्पैक्ट किया, बड़ा इम्पैक्ट किया उन्होंने हिंदुइज्म का, ट्राइबल रिलीजन में बड़ा इम्पैक्ट हुआ, है ना। अब एमरजेंस की बात करते हैं। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। कैसे हुआ एमरजेंस, कैसे हुआ ग्रोथ, कैसे हुआ, ठीक है ना। तो सबसे पहले मजूमदार जो थे, डी.एन. मजूमदार, उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी बंगाल फाउंड की, कलकत्ता में डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी सेटअप किया गया, ठीक है ना। ट्राइब्स के बारे में स्टडी किया गया, एथनोग्राफिक स्टडी की गई। एम.एन. श्रीनिवासन विलेज स्टडी की, एल.पी. विद्यार्थी ने स्टडी की, एच.एस. रिसले ने स्टडी की, एंथ्रोपोलॉजी का डिपार्टमेंट बना, है ना। तो डिफरेंट फेसेस में आया, तो फॉर्मेटिक फेज आया, कंस्ट्रक्टिव फेज आया, एनालिटिक फेज आया, फिर इवैल्यूएटिव फेज आया, ठीक है। तो रोडास के बारे में स्टडी की, एथनोग्राफी स्टडी की गई, ऑरेंजेस के बारे में स्टडी किया गया, मिलर्स के बारे में स्टडी किया गया, ऑरेंजेस के बारे में स्टडी किया गया, कोन्स के बारे में स्टडी किया गया, खासिस के बारे में स्टडी किया गया। इस तरह से डेवलपमेंट हुआ हमारे एंथ्रोपोलॉजी का 18th, 19th और 20th सेंचुरी में। तो प्रोमिनेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन कौन से थे, उनका नाम मैं बताता हूँ आपको। वेरियर एल्विन थे, हटन थे, जे हटन थे, ठीक है। और एस.सी. ड्यूक थे, एच.एस. रिस्ले थे, हेमनडोर्फ थे, सी.वी. हेमनडोर्फ थे। उसके बाद एल.पी. विद्यार्थी थे, एन.के. बोस थे, ठीक है। तो ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने स्टडी किया, ट्राइब्स को स्टडी किया, विलेज को स्टडी किया, फैमिली सिस्टम को स्टडी किया। विलियम स्टडी किया इन्होंने, ठीक है। बीहस गुहा ने रेशियल क्लासिफिकेशन की, एस.एस. सरकार ने रेशियल स्टडी की, जेनेटिक की स्टडी की, ठीक है। 18th स्कॉलर एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, हटन थे, वेरी रेलिवेंट थे, रॉबर्ट ब्रूस फुटे थे, एस.सी. रॉय थे, एन.के. बॉस थे, डी.एन. मजूमदार थे, ठीक है।
तो अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने भी कंट्रीब्यूट किया। मिल्टन सिंगर, मैकिम मेरियट, इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया ट्राइबल स्टडीज में, कास्ट स्टडीज में। अब विलेज स्टडी क्या है? विलेज स्टडीज की एम एन श्रीनिवासन ने विलेज स्टडी की, एस सी द्यूब ने विलेज स्टडी की। डिफरेंट जो पैटर्न है सेटलमेंट का, सर्कुलर पैटर्न है, रेक्टेंगुलर पैटर्न है, नेबुलर पैटर्न है, कंपैक्ट है, सेमी कंपैक्ट है, डिस्पर्स्ड है, लीनियर पैटर्न है, ट्रायंगुलर पैटर्न है। ठीक है। रामपुरा विलेज है, मैसूर विलेज की स्टडी की। एस सी द्यूब ने डीडी की इंडियन विलेज नाम की बुक लिखी, एस सी द्यूब ने। ठीक है, तो ये चीजें। देन लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज कौन कौन है, और इनका सोशियो रिलीजियस माइनॉरिटी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कौन से इश्यूज ये फेस कर रहे हैं, स्कीम्स क्या है इनके लिए, बहुत गरीब हैं ये। एक्सप्लॉयटेशन है, और सोशियो इकोनॉमिक लिटरेसी लेवल कम है, लेबरर्स हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, रिलीजियस रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, minorities है, इनके इनके पास पास कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स राइट्स हैं। है, लिंग्विस्टिक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के minorities के पास भी पास भी राइट्स राइट्स हैं। है, इनको इनकी मदर टंग लैंग्वेज में इनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं इनकी एजुकेशन के लिए, लिए कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस है, सिक्योरिटीज सिक्योरिटीज जॉब जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं अपॉर्चुनिटीज है इनके इनके लिए। लिए, रिलीजियस एंड माइनॉरिटीज। उसके बाद आता है संस्कृताइजेशन क्या है, वेस्टर्नाइजेशन क्या है, मॉडर्नाइजेशन क्या है। ये स्टडी किया था किसने? एम एन श्रीनिवासन ने। वेस्टर्नाइजेशन है, ग्रेट ट्रेडिशन है, लिटिल ट्रेडिशन है, एलपी विद्यार्थी ने स्टडी किया। मैकिम मेरिट ने विलेज स्टडी की। अब ये ग्रेट ट्रेडिशन लिटिल ट्रेडिशन किसने दिया था? रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया था। लेकिन ग्रेट ट्रेडिशन लिटिल ट्रेडिशन का कंसेप्ट मिल्टन सिंगर ने और मैकिम मेरिट ने दिया इंडियन स्टडीज में। मैकिम मेरिट एंड मिल्टन सिंगर, इन्होंने लिटिल ट्रेडिशन ग्रेट ट्रेडिशन को स्टडी किया। विलेज इंडिया में स्ट्रक्चर एंड चेंज इन इंडियन सोसाइटी। ओके, उसके बाद मैकिम मेरियट ने यूनिवर्सलाइजेशन प्रोपलाइजेशन का कंसेप्ट दिया। याद रखना, यूनिवर्सलाइजेशन एंड प्रोपलाइजेशन मैकिम मेरिट ने किया। लिटिल ट्रेडिशन ग्रेट ट्रेडिशन मिल्टन सिंगर एंड मैकिम मेरिट ने स्टडी किया। किस तरह से लिटिल ट्रेडिशन के फीचर्स ग्रेट ट्रेडिशन में ट्रांसफर हो रहे हैं, ग्रेट ट्रेडिशन जो है वो पार्ट बन रहा है लिटिल ट्रेडिशन का, इसको बोलते हैं यूनिवर्सलाइजेशन एंड प्रोपलाइजेशन। पंचायती राज 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, मीडिया अवेयरनेस कर रही है, हाईलाइट कर रही है इश्यूज को, ट्राइबल्स की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर रही है।
एंथ्रोपोलॉजिस्ट सोशल कंडीशन स्टडी कर रहे हैं, सोशल मोबिलिटी स्टडी कर रहे हैं, सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्टडी कर रहे हैं, सोसाइटल प्रॉब्लम स्टडी कर रहे हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्टडी कर रहे हैं, एनएम्प्लॉयमेंट रेट स्टडी कर रहे हैं, फर्टिलिटी रेट स्टडी कर रहे हैं, न्यूट्रिशन स्टडी कर रहे हैं, मैकी मेरिट, मिल्टन सिंगर है, यूनिवर्सलाइजेशन एंड ट्रोपलाइजेशन, मिलिट्री ट्रेडिशन एंड ट्रेडिशन के बारे में लिखी है, विलेज स्टडी की, विलेज इंडिया नाम की बुक लिखी है इन्होंने। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए ट्राइबल शेड्यूल्ड ट्राइब्स क्या है, शेड्यूल्ड इनकी लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, गरीब है, पिछड़े हुए हैं, एजुकेशन कम है, लिटरेसी रेट इनकी लो है, सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी पुअर है। इंडियन ट्राइब्स कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन ट्राइब्स। हिमालयन रीजन में ट्राइब्स हैं, गारोस, खासीज, मिडिल इंडिया में है ट्राइब्स, बाइगास, मुंडास, संथल्स, होस, बिरहोर्स, वेस्टर्न रीजन में है भिल्स, गोंड्स, मीनास, साउथ इंडिया में है टोडास, पोटास, बडगास, आइलैंड में है ओंजस, जारवास, ग्रेट अंडमानीज, नॉर्थ सेंटिनलीज। ट्राइबल की डिस्ट्रीब्यूशन है। अब लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स, इंडो आर्यन फैमिली है, द्रविडियन फैमिली है, ऑस्ट्रोएशियाटिक फैमिली है, सिनो तिब्बतन फैमिली है। ये ट्राइब्स हैं तो ये लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करते हैं। सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। ट्राइबल पॉपुलेशन में क्या है, कॉमन सेंस ऑफ यूनिटी है, एंडोगेमस ग्रुप है, एंडोगेमस मीन्स एंडोगेमस ग्रुप है, और रिलेशनशिप है उनमें, ब्लड टाइज रिलेशनशिप है, इग्लिटेरियन स्टेटस है उनका, सिंपल फॉर्म ऑफ रिलीजन, सिंपल फॉर्म ऑफ रिलीजन है, सिंपल सादे हैं, इग्लिटेरियन नेचर है, सिंपल पॉलिटिकल लाइफ है, रिलीजन सिंपल फॉर्म ऑफ रिलीजियस बिलीफ है, एक एंडोगेमस ग्रुप है, सेंस ऑफ यूनिटी है उनमें। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन है ट्राइब्स की। आप पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसे करेंगे आप, नॉर्थ ईस्ट ट्राइब्स हैं, जैसे खासीस हैं मेघालय के, ट्राइब्स हैं असम के, सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स संथल्स है, साउथ इंडियन ट्राइब्स है नायर से केरला। प्रॉब्लम्स क्या है ट्राइब्स की, लैंड एलिनेशन की प्रॉब्लम है, डिस्प्लेसमेंट की प्रॉब्लम है, एजुकेशन फैसिलिटीज पुअर है, इंडेप्टनेस की प्रॉब्लम है, पॉवर्टी की प्रॉब्लम है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट हुई है, फॉरेस्ट पॉलिसी का आई है फॉर ट्राइब्स के लिए, क्योंकि इनको जंगलों से ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस लाके इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्बनाइजेशन से, इंडस्ट्रियलाइजेशन से
जॉब भी मिली है लेकिन उनकी डिस्प्लेसमेंट भी हुई है, से तो ये ये पोअर ये पोर हुए भी हैं, हुए हैं, और और ज़्यादा ज़्यादा पॉवर्टी में पॉवर्टी गए में हैं। गए हैं। ओके। अब एक नया आया है ट्रेडिशनल रिकॉग्निशन ऑफ, जिसको हम बोलते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलपर्स एक्ट 2006 में फॉरेस्ट डिवेलपर्स एक्ट पास किया, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स एक्ट 2006 में। तो ये क्या करता है, इनको फॉरेस्ट राइट देता है। फॉरेस्ट डिवेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स, जनरेशन से यहाँ वहां पे रह रहे हैं, उनके लिए एक्सप्लॉयटेशन है, डेप्रिवेशन है शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को, अदर बैकवर्ड क्लासेस को, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ पार्ट्स हैं उनको। ठीक है। अब शेड्यूल ट्राइब्स कौन से हैं, अब आर्टिकल 366 याद रखना। वो सारे ट्राइब्स, वो सारी कम्युनिटीज जो कि क्या डिफाइन करता है शेड्यूल ट्राइब्स को, जो such tribes or tribal communities within such tribes as are deemed under article 342, जो अंडर 342 के अंडर जो ट्राइब्स आती हैं वो सारी की सारी शेड्यूल ट्राइब्स। और ये कहता कौन है, आर्टिकल 366 कहता है। आर्टिकल 366 सब सेक्शन 25 कहता है कि जितने भी शेड्यूल का, जितने भी ट्राइब्स हैं जो आती हैं अंडर आर्टिकल 324, वो 342, वो सारे के सारे शेड्यूल ट्राइब्स हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं इनकी, बॉर्डर लेबर की प्रॉब्लम है। अब शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल ट्राइब्स कहता है कि शेड्यूल ट्राइब्स, अब ओवर आर्टिकल 366 प्रोवाइड करता है डेफिनेशन शेड्यूल ट्राइब्स की, वो सारे ट्राइब्स कम्युनिटीज जो कि अंडर आर्टिकल 342 हैं। ठीक है। आर्टिकल 366 सबसेक्शन 25 कहता है कि सारी कम्युनिटीज जो कि आती है अंडर आर्टिकल 342 वो सारी की सारी शेड्यूल ट्राइब्स हैं। इनके लिए कल्चरल सेफ गार्ड्स हैं, एजुकेशनल सेफ गार्ड्स हैं, सोशल सेफ गार्ड्स हैं इनके लिए, इकोनॉमिक सेफ गार्ड्स हैं, पॉलिटिकल सेफ गार्ड्स हैं, सर्विस सेफ गार्ड्स हैं इनके लिए। ठीक है ना। शेड्यूल ट्राइब के लिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है, दीनदयाल स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, वन जीवन है स्कीम्स ट्राइब्स के लिए। इनके पास सोशल राइट्स हैं, एजुकेशनल राइट्स हैं, कल्चरल राइट्स हैं, इकोनॉमिक राइट्स हैं, पॉलिटिकल राइट्स हैं, सर्विस राइट्स हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स है। प्रॉब्लम्स है इनकी बहुत सारी, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, इलिटरेसी है, मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, सोशली बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली पुअर है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एथनिसिटी क्या चीज़ है, वो फिजिकल फीचर्स वेरी करते हैं, फिर कुछ है ना। तो एथनिक कन्फ्लिक्ट्स है, एथनिक कन्फ्लिक्ट्स
पंजाब में है, कश्मीर में है। एथनिक डीएमए का इमरजेंस हुआ तमिलनाडु में, अकाली दल का, शिरोमणि अकाली दल का इमरजेंस हुआ पंजाब में। बोडो आदिवासी क्लैश, करबी कुकी क्लैश इन कास्बी एनालॉग 2003 killed 98। अनरेस्ट है ट्राइबल कम्युनिटीज में। हम सोचते हैं कि हमारे साथ बुरा हुआ, अनफेयर ट्रीटमेंट। हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस उनका ठीक खराब है ट्राइबल्स के साथ, इसकी वजह से अनरेस्ट है ना। तो हिंदुइज्म का क्या इम्पैक्ट पड़ा, बुद्धिज्म का क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्रिश्चियनिटी का क्या इम्पैक्ट पड़ा ट्राइबल सोसाइटीज के ऊपर। कास्ट अपना लिया हिंदुइज्म के कॉन्टेक्ट में आने से, बुद्धिज्म की कॉन्टेक्ट में आने से हिंसा की तरफ चलने लगे, कन्वर्ट्स हो गए क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, उसके बाद ट्राइब एंड नेशनल स्टेट। एक स्टेट क्या होती है, इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। अब हिस्ट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल्स के लिए पॉलिसीज कौन सी है, प्रोग्राम्स कौन से हैं। ठीक है, एंड एनजीओ का रोल क्या है ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए। प्री इंडिपेंडेंस क्या था, प्री इंडिपेंडेंस बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935। पोस्ट इंडिपेंडेंस देखो, शेड्यूल्ड ट्राइब आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड इन, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन, फिफ्थ शेड्यूल है, सिक्स शेड्यूल है, पंचायत राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच है इनको स्टडी करने की, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, एवोल्यूशनरी अप्रोच है, हिस्टोरिकल अप्रोच है, वेरियस प्लान्स एंड कमीशंस, शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन है, द प्लानिंग कमीशन टास्क फोर्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल एरिया हेडेड बाय एलपी विद्यार्थी। एलपी विद्यार्थी के द्वारा एक टास्क फोर्स बनाई गई थी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल एरियाज। ट्राइबल सब प्लान है इनके लिए, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, हेडेड बाय एलपी विद्यार्थी। एनजीओ है बड़ी सारी जो पुअर को असिस्ट कर रही है, सेविंग्स के उनको इनकम जनरेट करने में हेल्प कर रही है, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही है, ट्रांसफॉर्म कर रही है। बहुत सारे एनजीओ हैं। और एंथ्रोपोलॉजी का रोल क्या है, एंथ्रोपोलॉजी क्या कर रही है, इथनोग्राफिक स्टडी कर रही है, जो उनके इथनोग्राफिक स्टडी कैरी आउट कर रही है, विलेज स्टडी कर रही है, पीसेंट स्टडी कर रही है, ट्राइबल स्टडीज कर रही है, इंप्लीमेंटेशन में हेल्प कर रही है, मॉनिटरिंग में हेल्प कर रही है, ट्राइबल स्ट्रक्चर करने में हेल्प कर रही है, ट्राइबल राइट्स की बात कर रही है, ट्राइबल वेलफेयर की बात कर रही है, ट्राइबल के नॉलेज को प्रोटेक्ट करने की बात कर रही है, ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए एडवोकेट कर रही है। अब ट्राइब्स क्या है, रीजनलिज्म क्या है, छत्तीसगढ़, झारखंड, बोडोलैंड, उत्तराखंड, ये सारे रीजनलिज्म के एग्जाम्पल है। कम्युनिटी कम्युनिटीज की दूसरी कम्युनिटीज के शक का शक हो जाना, इनसिक्योरिटी फील करना, पॉलिटिकल मूवमेंट्स है, जैसे अकाली दल का मूवमेंट्स है, अकाली दल का, जैसे नागा बोडोलैंड मूवमेंट है, छत्तीसगढ़ मूवमेंट था, झारखंड मूवमेंट था, तेलंगाना मूवमेंट था। ये सारे मूवमेंट है। रीजनलिज्म
क्या करते हैं ये? सेपरेट स्टेटहुड की बात करते हैं, ऑटोनॉमी की बात करते हैं, लिंग्विस्टिक स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, कास्ट एंड रिलीजन, कम्युनिज्म की बात की, सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज, आइडियोलॉजी है कि सोसाइटीज डिवाइडेड इंटू रिलीजियस कम्युनिटीज, उनके इंटरेस्ट डिफर करते हैं और अपोज करते हैं, एंड हेंस एंटागोनिस्टिक इन नेचर, एंटागोनिस्ट बन जाते हैं। स्पीशीज स्पीशीज का माहौल है, डर का माहौल है, हॉस्टाइल है, ठीक है। एथनिक मूवमेंट्स है, ये पॉलिटिकल मूवमेंट्स है, ट्राइबल मूवमेंट्स है, संस्कृताइजेशन मूवमेंट्स है, कल्चरल प्लूरलिज्म है। कल्चरल प्लूरलिज्म क्या है? मल्टीपल स्मॉलर कल्चर क्या करते हैं, असिमिलेट हो जाते हैं मेन स्ट्रीम सोसाइटी में, लेकिन उनकी अपनी यूनिकनेस भी रहती है, दैट इज कॉल्ड कल्चरल प्लूरलिज्म। ओके, थैंक्स गाइस, चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें गाइस। ओके।